बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट सना कादर। नाजरीन, आज जो है वो हम अपने प्रोग्राम में हेल्थ के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मुल्क में, जहाँ तमाम तर इकदाम किए जाते हैं वही एक बहुत अहम इकदाम है जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। वो है कि आपको किसी भी न्यू स्कीम हो या कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, इस पर अवेयरनेस देना आवाम को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि किस तरह से जो है वो 2.5 साल से कोविड की ये लहर जो है वो पहली लहर देखी, फिर हमने दूसरी देखी और अब ये थर्ड वेव कोविड की है। और काफ़ी ज़्यादा बताया भी जा रहा है कि जो पहली वेव थी अब दूसरी जो है उससे ज़्यादा ये तीसरी जो वेव है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर मैं हाल ही की बात करूँ तो अगर हम आज की बात करें तो आज ही जो है वो अमवात की तादाद 84 हो गई है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि आपको जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और बराए करम आपने जो है वो SOPs का ख्याल रखना है। मैं अपने हर प्रोग्राम में हमेशा ये बात वाज़ेह तौर पे कहती हूँ कि SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है। हर चीज़ हुकूमत पर हम नहीं छोड़ सकते कि हुकूमत ही करेगी या हुकूमत ही सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाए। ऐसा नहीं है, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कुछ होती है कि आपने किस तरह से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाना है। कोविड के हवाले से मज़ीद बात करेंगे हम, उसके वेरिएंट के हवाले से बात करेंगे, वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे। ये बात भी आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे कि आखिर जो ये तासुर जताया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो अगर आप लगवाते हैं तो 2 साल में आपकी मौत हो जाएगी, कितनी सदाकत इस बात में है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे अपने आज के शो में। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी हमारे आज के गेस्ट को जो कि हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। हाउस ऑफिसर ऑफ दाओ हॉस्पिटल में ये जो है वो काम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, आपको जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही अपने प्रोग्राम की ये बात कही कि कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें कह दूँ या ये कह दूँ कि बड़े तासुरात जताए जाते हैं सबके कि जो है वो वैक्सीन के हवाले से जताए जाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट है। पहले कुछ और ही बात आ रही थी सामने और अब बिल्कुल ही कोई और बात सामने आ गई है कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इस पॉइंट पर ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। इस पॉइंट को हम जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है वो हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले मैं जो हूँ वो कि कोविड जो है वो उसकी जो ये तीसरी वेव है किस हद तक खतरनाक है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम हर चीज़ हुकूमत पर तो छोड़ दें, हमारी क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से हम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बना सकते हैं। कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर सब खतरनाक थी, मगर अब इशू ये है कि जो पहली से दूसरी हम यूज टू हो चुके हैं, तो हम उस चीज़ को आदत बना लिए, तो हम भूल चुके हैं कि कोविड के क्या नुकसानात थे, क्या चीज़ें हैं। हम बिल्कुल आदतन अपनी नॉर्मल रूटीन यूज़ कर रहे हैं, ना SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ना मास्क को फॉलो किया जा रहा है। और अब तो वैक्सीन के बाद जो समझ रहे हैं कि वैक्सीन लगा ली तो हम अब कोविड से आज़ाद हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है। वैक्सीन के बाद भी हमें अपनी SOPs का, मास्क का, सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैक्सीन लगाने के बाद भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को और SOPs का आपने जो है वो ख्याल रखना है? ख्याल रखना है वैक्सीन के बाद भी, क्योंकि वैक्सीन के बाद जब एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है तो ये फ़ौरन ये नहीं कि आज वैक्सीन लगाए आप कोविड फ्री हो सकते हैं। अच्छा, तो कितने टाइम में मतलब आपको मतलब आपने जाहिर सी बात है इसमें तो एक गैप होता है पहले इंजेक्शन में एंड देन दूसरी इंजेक्शन में गैप होता है ऑलमोस्ट आई थिंक 21 डेज का गैप होता है। 21 डेज से 28 डे का डिफरेंस होता है, मगर एंटीबॉडीज़ बनने में 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। और मगर आप तो वैक्सीन आपने लगा ली, मगर पूरी आवाम ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई है। बहुत से लोग हैं जो अब तक भी वायरस के साथ अफेक्ट हैं और बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हैं, तो वो अपने साथ नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अब भी SOPs को फॉलो किया जाए, मास्क वगैरह को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए। अच्छा, कितने हद तक जो है वो ये बात इसमें सदाकत है कि लोग ज़्यादातर ये कह रहे होते हैं कि वैक्सीन लगाने के फ़ौरन बाद जो है वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो ये क्या मामला है आखिर? इसमें कोई हद तक सदाकत तो नहीं है, मगर मैंने आपको यही बताया कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ दिनों बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो अगर आप पहले से पॉजिटिव होंगे, वैक्सीन के बाद टेस्ट करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव आएगा। अच्छा, नहीं ऐसा भी हमने खुद देखा, ये चीज़ नज़र भी आई है कि कोविड के हमने जो है वो वैक्सीन लगवाई, अभी एक इंजेक्शन लगाया, सेकंड नहीं लगाया। मैं ये हमेशा क्लियर करती हूँ, पहला इंजेक्शन आपने लगाया, सेकंड इंजेक्शन नहीं लगवाया, लेकिन आपका जो है वो कोविड पॉजिटिव आ जाए उसके बाद। कोविड पॉजिटिव नेगेटिव होना एक अलग चीज़ है। कोविड पॉजिटिव के साथ आपके कितने सिम्टम्स हैं, आपको कितना अफेक्ट कर रही है बॉडी पर। मोस्टली ये हुआ है कि कोविड वैक्सीन के बाद जो पॉजिटिव हैं उनको ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं है, जस्ट पॉजिटिव हैं। अच्छा, जो पहले जिनको सेचुरेशन का, ऑक्सीजन सेचुरेशन का मसला हो रहा था, अब वो बेहतर हैं। और जो वैक्सीन के बाद हैं कि सिम्टम्स आपके कम होते हैं। अगर आप वैक्सीन के बगैर आप पॉजिटिव पेशेंट की कंडीशन देखें तो वो ज़्यादा बुरी होती है। अच्छा, अगर हम इसके वेरिएंट के हवाले से बात करें
चाइना का अलग वेरिएंट होता है, इंडिया का अलग वेरिएंट है, यूएसए का अलग वेरिएंट है, तो क्या ये जो वेरिएंट है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में एक वेरिएंट जो है वो अब इंडिया का आ गया है, ठीक है, चाइना के भी 9 वेरिएंट आए, लेकिन इंडिया का जो कि सबसे खतरनाक वेरिएंट कहा जा रहा है वो अब एक वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है। तो क्या इसका जब ट्रीटमेंट होगा तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो इसके वेरिएंट के हिसाब से होगा, वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए होगा? वेरिएंट को मद्देनजर रखते हुए होगा, मगर ये पता करेंगे वेरिएंट आया कैसे है। जब हमने हमारी बॉर्डर्स बंद हैं, हमारी फ़्लाइट्स बंद है, तो ये वेरिएंट यहाँ पे आया कैसे। हमें पहले उस चीज़ को मालूम करना है, हमारी फ़्लाइट्स जो हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसको फॉलो करना है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है तो हम उसको क्वारंटीन करवाएं फ़्लाइट से पहले, फ़्लाइट के बाद, और इस चीज़ को फॉलो करते हुए फिर हम कोविड पे अच्छी तरह से हम काबू कर सकते हैं कि अगर हमारी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो कोविड के बाद पाकिस्तान में आके भी क्वारंटीन करें। जिससे हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो आपको पहले क्वारंटीन करना ज़रूरी है, देन आपका कोविड टेस्ट होगा, वो नेगेटिव होगा तो आप वहाँ पे हम घूम सकते हैं। इसके अलावा हम बाहर वहाँ नहीं निकल सकते, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो बेहतर ये है कि पाकिस्तान में कैसा है? बस आप आएँ, घूमें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आने के बाद कोविड टेस्ट हो जाता है मगर क्वारंटीन नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वायरस वहाँ से लेकर आएँ पहले दिन आपका पॉजिटिव हो। तो बेहतर ये है कि क्वारंटीन करें, इसके बाद अलाउ किया जाए कि वो बाहर घूमें। अच्छा, हाँ, ऐसा होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने प्यारों के लिए जो है वो आपने जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है। तो मैं हमेशा ये चीज़ हमारी जो व्यूअर्स हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, उनके लिए हमेशा कहती हूँ कि अपने प्यारों के लिए जो है वो वैक्सीन लगाएं। अब हम आते हैं इसकी वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सा, कि कोविड के हवाले से शुरू में स्टार्ट में जो है वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी जो है वो अफरा तफरी हमें नज़र आई कि इसकी वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन सही है, कौन सी वैक्सीन नहीं सही है, कौन सी वैक्सीन सेफ़ है, या हम ये कह दें। तो आपकी नज़र में कौन सी वैक्सीन सेफ़ है, अगर जिसमें साइड इफ़ेक्ट हो लेकिन उस हद तक साइड इफ़ेक्ट ना हो? इस वक्त जो चाइना की जो 2 वैक्सीन लग रही हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, वो दूसरी वैक्सीन से बेहतर हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हैं। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, जो हम आवाम किस पे बात करें तो हम मेडिसिन लेते हुए कभी नहीं देखते कि हमें क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ हम खा रहे हैं, कौन सी चीज़ सही है। बिल्कुल ऐसा मगर जब फ्री की कोई चीज़ होती है तो उस पर बिल्कुल अच्छी तरह से फोकस किया जाता है कि हमें फ्री की जो चीज़ मिल रही है वो सही मिल रही है, नहीं मिल रही है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जब हम ऐसे ही कुछ खा रहे होते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कितनी खा लेते हैं हम लोग, बहुत सारी उल्टी चीज़ें खा लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं क्या खा कर आए हैं आप लोग, फिर बड़ा एक अजीब ही माहौल हो जाता है। लेकिन अगर कोई आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है, हुकूमत की जानिब से बड़ा अच्छा एक इकदाम किया गया है कि आपको फ्री में वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से आप तमाम लोगों को जो है वो आगे बढ़कर लगाना चाहिए। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जो है, क्योंकि ये आप अपने लिए नहीं सोच रहे ना, आप तो दूसरों के लिए सोच रहे हैं, अपने प्यारों के लिए सोच रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अच्छा सर, अगर हम आपके हवाले से बात करें कि जो है वो ईसा लैब में किस तरह से टेस्टिंग की गई, क्योंकि हमने देखा कि ईसा लैब में जो है वो जिस तरह से कोविड की पहली लहर थी, तो उसमें भी ईसा लैब ने जो है वो 24 आवर्स जो है वो जल्दी कोविड के रिजल्ट बनाए, जल्दी कोविड के रिजल्ट दिए। तो किस तरह से अभी वैक्सीनेशन के इस अमल को मैनेज किया जा रहा है? बहुत अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर को भी मैनेज किया जा रहा है, और कोविड टेस्ट के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से इकदाम किए गए थे। मगर यही बात कि अगर आप वैक्सीन करवा लें, टेस्ट करवा लें, मगर जिस चीज़ों को आप फॉलो करना है, SOPs को, अपनी हेल्थ को, वो आप फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी हमारी मैनेजमेंट है वो बेकार है। तो बेहतर ये है कि वैक्सीन भी करवाएं। अगर आपने टेस्ट भी करवा रहे हैं तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आपने वैक्सीन करवा ली, आपके पेरेंट्स अगर वैक्सीन नहीं करवाई है तो वो अगर अफेक्टेड हैं तो उनके लिए ज़्यादा मसला है। हमारा मेजॉरिटी जो पीपल हैं वो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। तो बेहतर है कि उनका हम ख्याल रखें। अगर बीइंग अ डॉक्टर मैं यहाँ पे पॉजिटिव होकर जाता हूँ तो मेरी फैमिली अफेक्ट होगी, मेरे पेरेंट्स अफेक्ट होंगे। तो आप अगर पॉजिटिव पेशेंट्स लेके आ रहे हैं हॉस्पिटल बगैर मास्क के आ रहे हैं तो आप खुद भी अफेक्ट होंगे। बिला ज़रूरत हॉस्पिटल आ रहे हैं, 5 लोग 6 लोग एक पेशेंट के साथ आ रहे हैं, तो आप देखें कितना बड़ा सर्कल इससे अफेक्ट होगा। तो हम जितने भी मैनेजमेंट कर लें, अगर पीपल अगर वो अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें आपको कोविड के कोई सिम्टम महसूस नहीं होते हैं। मतलब आपको अगर कोविड है भी सही लेकिन उसका कोई सिम्टम आपको महसूस नहीं हो रहा, ना आपको नज़ला है, ना आपको ज़ुकाम है, ना आपको फीवर हो रहा है, ना आपको कोई ऐसा बॉडी पेन हो रहा है या आपकी सांस में तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद भी आपका जो कोविड है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो सर, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमें कोविड है या नहीं है, या हमें कब ऐसा लगे कि अब हमें टेस्ट करवाने जाना चाहिए?
जहाँ पॉजिटिव आता है और सिम्टम्स नहीं होते, वो आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपने पहले से ही अपने सारी तमाम चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, अगर पॉजिटिव आ गए तो कोई खतरे की बात नहीं है। आपको क्वारंटीन करना है मगर आपकी जान पे खतरा नहीं होता, क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। और जहाँ तक सिम्टम्स पे आने पे आपको टेस्ट कब करवाना है, आपका एक्सपोजर हो, आपकी ट्रैवलिंग हो, या आपको सिम्टम्स आने लगे, आपका फीवर हो, आपको सोर थ्रोट हो, आपको फ्लू वगैरह के कोई भी सिम्टम्स हो, तो बेहतर है कि टेस्ट करवा लें। यही बात, इससे आप तो बचेंगे, आपकी वजह से दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। तो फिर टेस्ट करवाने के बाद आपने जो है वो टेस्ट करवाने के बाद क्वारंटीन जरूर होना है, ऐसा ही है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने शुरू में भी कहा, अभी घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं, बाहर घूम रही है आवाम। ऐसे कोई पेशेंट से आपका कभी हुआ कि वो आपके पास आए हों, कोविड पॉजिटिव हो, लेकिन वो खुद ही वापस आ गए हो आपके पास? मैंने देखा है कोविड पॉजिटिव एक फीमेल पेशेंट को लेकर आए, सेकंड डे उनके हस्बैंड है, ना करें सच में। जी, उनका बेटा आया है, वो भी पॉजिटिव है। एक दिन अपनी मदर को एडमिट करवाया, सेकंड डे अपने फादर को एडमिट करवाया, और थर्ड डे वो खुद आया हुआ है, इसको सिम्टम्स नहीं है मगर पॉजिटिव है। तो एक ही फैमिली के डे बाय डे एडमिट हो रहे हैं पेशेंट, फिर भी। तो फिर किस तरह से सर डील कर रहे होते हैं आप लोग? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम कोविड पॉजिटिव है, नहीं मानना कि कोविड है, कुछ भी नहीं है कोविड। ऐसे कोई पेशेंट आया आपके पास? कोविड पॉजिटिव वाला अगर मान लेता तो बेहतर है, मगर उसको इन दी एंड मानना पड़ता है जब इसकी ऑक्सीजन कम होती है। हाँ। फिर वो भागते भागते इमरजेंसी आते हैं, क्योंकि जब सांस नहीं आएगी और फीवर नहीं उतरेगा तो फिर उससे आना ही आना है। ठीक है। तो इस हवाले से जो है वो मजीद भी आपसे जानेंगे कि किस तरह से जो है वो कोविड पेशेंट जो है वो अपने आप को घर में आइसोलेट करें और कब उनको हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए, इस बारे में बात करें। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना चाहें देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक में, और हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मोहम्मद बिलाल भी यहाँ पर मौजूद है, उनको एक बार फिर वेलकम करूंगी। एक बार फिर मैं आपको वेलकम करती हूँ सर अपने प्रोग्राम में। हम कोविड के हवाले से बात कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल भी मैं आपके लिए छोड़कर गई थी कि किस तरह से जो है वो जब हमें कोविड हो गया तो हम अपने आप को कितने टाइम तक घर में आइसोलेट रखें और उसके बाद हमें कब हॉस्पिटल एडमिट होना चाहिए? जहाँ तक घर की आइसोलेशन की बात है, ऑलमोस्ट 14 डेज आइसोलेट करना है और साथ में अपनी ट्रीटमेंट लेनी। अगर आपने कोविड पॉजिटिव है, किसी डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें, अपनी ट्रीटमेंट लें। अगर इन केस आपके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपके सांस में आपको तकलीफ हो रही है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर घर में है, आपकी सैचुरेशन डाउन हो रही है, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप अगर घर पर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीविटामिन ले लेंगे, फीवर के लिए कोई ट्रीटमेंट ले लेंगे, स्टेरॉइड्स वगैरह जो आप हैं वो ओरली ले सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह ले सकते हैं। मगर जो जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है वो आप घर पे मैनेजमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी ऐसे कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं हो रही तो आप घर में ही 14 डेज जो है वो कर सकते हैं। मगर किसी एक डॉक्टर से आप कॉन्टैक्ट में रहें तो वो आपको एक अच्छा गाइड करता रहेगा, उससे अच्छा फॉलोअप रहेगा, जिसको आप अपडेट बताते रहें अपनी सेहत के हवाले से। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आज हमने डिस्कस की। अच्छा, ईसा लैब के हवाले से हमने देखा कि ईसा लैब के जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर डिपार्टमेंट की बात करें, बड़ी जल्दी उसमें जो है वो काम हो रहा होता है। तमाम तर जो डिपार्टमेंट होते हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे भी सही कि तमाम तर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ईसा लैब के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा जितनी सफाई, जितनी तमाम तर चीज़ों का वहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो किस तरह से जो है वो ओवरऑल इसे मैनेज किया जाता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट ईसा लैब के जो है वो काम कर रहे हैं ईसा लैब में? ईसा लैब में तकरीबन ऑलमोस्ट सब डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं जो आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए। इसमें आपके पास बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, सीरोलॉजी है, इस तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और इसकी सबसे जो बेहतर बात यह है कि आपके पास ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो एक पब्लिक क्राउड ज़्यादा नहीं होता, एक ही ब्रांच पे ज़्यादा रश नहीं होता। और इससे बेहतर है कि जो पब्लिक के लिए अवेलेबिलिटी होती है अपने एरिया में, करीबी एरिया में अपने जाकर अपनी टेस्टिंग करवा सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और बहुत जल्द रिपोर्ट मुहैया कर देते हैं ये लोग। ठीक है, तो जो है वो इनसे ज़रूर ये भी पूछेंगे कि आखिर आप अगर कोविड का टेस्ट करवाने के लिए ईसा लैब में जा रहे हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट कितनी देर में मिलेगी, ये सवाल का जवाब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है वो दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से ईसा लैब में ओवरऑल काम हो रहा होता है, उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं। तो आपने जो है वो सबसे पहले इस वीडियो को
ओके जी, तो आपने वीडियो देखी कि किस तरह से जो है वो ईसा लैब में ओवरऑल काम हो रहा होता है, उसके डिपार्टमेंट किस तरह से काम हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही प्रोग्राम्स पहले जो है वो हमने जब बात की थी डॉक्टर से, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं हूँ, उसे कोरोना टेस्ट करवाना है, मुझे कोविड टेस्ट करवाना है, तो मैं अब ईसा लैब गई और मैंने वहाँ पर टेस्ट करवाया। बड़ा ही सिंपल सा उसका जो है वो ओवरऑल प्रोसेस है कि आप वहाँ पर गए, आपने रिसेप्शन में रिसिप्ट बनाई कि किस तरह से जो है वो आपने टेस्ट करवाना है, कौन सा टेस्ट करवाना है। देन फिर आपका जो है वो सेम डे आपने रिसिप्ट बनानी है, देन आपको जो है वो लैब लेकर जाएंगे और उसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। जब आपका टेस्ट हो रहा होगा, उसमें टेस्ट करने के बाद जो है वो आपको 24 आवर्स में उसकी रिपोर्ट भी दे दी जाएगी। मतलब इतना आसान कि आपको जो है वो पता चल जाता है। कोविड की जो रिपोर्ट होती है वो 24 आवर्स बाद ही आपको जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ता कि आप जो है वो अगर आपने कोविड का टेस्ट भी कराया तो आपने पहले तो ऐसा होता था कि ये 6 दिन, 1 हफ्ता, 1 वीक में रिपोर्ट आ रही थी। भाई उस वक्त तक तो बंदे को पहले ही वो टेंशन में होता है कि उसे साइड इफेक्ट महसूस हो रहे हैं बहुत सारे जो है वो। लेकिन उसके बाद जो है अगर आपके 24 आवर्स में आपको रिपोर्ट मिल रही है, रिजल्ट पता चल रहा है आपको कोविड का, तो ये बड़ी एक बेहतरीन चीज़ होती है। आप अगर कोविड का टेस्ट करवाने या खुद जाएंगे, आप जब ईसा लैब जाएंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि ना सिर्फ मैं ये सिर्फ वर्बली नहीं बोल रही, बल्कि प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आप जब इंटर होते हैं ईसा लैब, उसमें ओवरऑल जो है वो आपको मिल रहा होता है, जिस तरह से पैम्पर किया जाता है आपको। उस वक्त जब आप जाएंगे उस वक्त आपको जो है वो पता चलेगा कि ओवरऑल मेरी एक एक बात जो है वो सच है। तो अगर आपने टेस्टिंग करवानी हो या इवन कोई भी टेस्ट करवाना हो तो आपने जो है वो ईसा लैब से ही करवाना है। अच्छा, हमें जो है वो डॉक्टर साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनके हवाले से भी थोड़ा सा जो है वो उनसे जानूंगी कि उनकी क्या मसरूफियात होती हैं। एक डॉक्टर तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, उनकी क्या मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे अपने बारे में बताया थोड़ा सा। मैं डॉक्टर हफ्सा हूँ, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं ईसा में यहाँ पर जो है फिजियो डिपार्टमेंट देख रही थी, उसके साथ प्लस मैं यहाँ पर BDO भी हूँ। तो हम यहाँ पर ईसा लेबॉर्ट्रीज के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि हमने न्यू एकेडमी भी अपनी स्टार्ट की है और इससे रिलेटेड हमारे पास ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर डिफरेंट टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हर डिपार्टमेंट के अलग अलग डेस्क अवेलेबल है आप लोगों के पास? बिल्कुल। अच्छा, तो उसकी जो मतलब रिसेप्शन अगर कहते हैं ईसा लैब के अंदर या किसी भी ऑफिस के अंदर जब आप जाते हैं तो एक रिसेप्शन होता है जिसमें आपको तमाम तरह डिपार्टमेंट्स के हवाले से मालूमात होती है। तो क्या इस तरह की रिसेप्शन ओवरऑल हर डिपार्टमेंट के आगे मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारी जितनी भी ब्रांच है वहाँ पर ये सब आप जाके जिस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी टेस्ट है या कुछ भी है, तो वो फिर आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। अच्छा, और मैंने जैसे कि खुद भी ये बात बताई है प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, अगर आप जा रहे होते कोविड का टेस्ट करवाने या कोई भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट कितने टाइम बाद मिल जाती है? आपको शाम तक इसकी रिपोर्ट मिल जाती है 6-7 आवर्स में। 6-7 आवर्स में कोई भी नॉर्मल टेस्ट करवाने जाते हैं उसकी मिल जाती है? नॉर्मल हाँ, एटलीस्ट 8 आवर्स तो हम लेते हैं। अच्छा, और कोविड की? कोविड की तो वो 24 आवर्स 24 आवर्स में मिल जाती है। ठीक है, मतलब आपने ब्लड टेस्ट करवाना है या दीगर कोई टेस्ट करवाना है वो आपको 8 आवर्स में मिल जाएगी। हाँ, जो इम्पेशेंट होते हैं उनकी तो हम फॉरन CBC वगैरह तो फॉरन ही मिल जाती है, और जो है वो कोविड की 24 में मिलती है। कोविड की 24 में मिलती है। ठीक है, तो इसके जो हमने देखा कि जब ईसा लैब के जो डिपार्टमेंट्स थे, किस तरह से जो जब फर्स्ट वेव थी तो डॉक्टर फरहान ईसा खुद भी बड़े एक्टिव नज़र आए हमें कि किस तरह से उन्होंने जो है वो जो आइसोलेशन के सेंटर थे उनमें जाकर ओवरऑल काम किया। अभी ये तीसरी वेव है, तो ईसा लैब की तरफ से जो है वो क्या क्या इकदाम किए गए हैं? ईसा लैब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपने पेशेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है हर उसके लिए। और इसमें हमारे पास जो है हमने अपनी ब्रांचेस अब न्यू और भी लॉन्च किए हैं। मतलब जमजमा में हमारी एक और न्यू ब्रांच, अब हम कोरंगी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो जितना हम पब्लिक को यहाँ पर फैसिलिटेट कर सकते हैं इस हवाले से तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है वो ईसा लैब के हवाले से भी और भी जो है वो आपको बताते रहते हैं, और बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा होता है या कोई अच्छी चीज़ है तो आप लोग उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। आप खुद जाएं और खुद देखें कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल वहाँ का रखा गया है। एक बड़ा ही अच्छा और वो सवाल जो तमाम तर लोगों के दिमाग में होता है, आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट भी आती रहती है, सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या मुझे जो है मैंने वैक्सीन लगवा दी है, वैक्सीन लगाने के बाद क्या कितने % चांसेस है कि मुझे कोविड हो सकता है? लगवाने की बात करिए, और मैंने दोनों इंजेक्शन पूरी तरह लगा चुकी हूँ मैं वैक्सीन।
वैक्सीन लगाने के बाद मैंने आपको यही कहा कि कोविड पॉजिटिव आपका आ सकता है, मगर आपके सिम्टम्स में डिफरेंट होंगे। अच्छा, किस तरह के होंगे? सिम्टम्स आपको होंगे, आप सिम्टम्स लेस होंगे, आपके सिम्टम्स जाहिर नहीं होंगे। कोविड आपके बॉडी में पॉजिटिव हो जाएगा मगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपका फीवर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अगरचे आपके साथ अगर ये होता है मसला कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपका पॉजिटिव आ रहा है कोविड और आपको बॉडी पे इफेक्ट हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पीछे कोई आपकी दूसरी डिजीज़ होगी इसको एक्टिवेट कर रही है। आपकी इम्यूनिटी लो है बहुत ज़्यादा, आपके पिछले जो डिजीज़ हैं ऐसी चीज़ें देखी गई हैं एजेड पेशेंट में। ऑब्वियसली वो डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव हैं, एज फैक्टर है या फिर इनको हार्ट डिजीज़ कोई होती है, तो वो सब चीज़ें जब मिल के फिर उससे कोविड भी बहुत ज़्यादा उभर जाता है और दूसरी डिजीज़ भी इनको फिर अफेक्ट करती हैं जिनके सिम्टम्स कोविड रिलेटेड होते हैं, कोविड से मिलते जुलते होते हैं। अच्छा, अगर कोविड का जब हम आइसोलेशन में रहते हैं, क्वारंटीन होते हैं, उसके बाद उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसके बाद एंटीबॉडीज़ का बढ़ जाना, उसको किस तरह से दोबारा से उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से उसको नॉर्मल किया जाता है? एंटीबॉडीज़ तो आपकी भरेंगी तभी आपका जब कोविड से आप लड़ सकते हैं। सही। जहाँ तक बात है, इसके बाद काफ़ी अरसे तक बॉडी में आपका बॉडी पेन ये सब मसला रहता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप कोविड जब आपका नेगेटिव भी आ जाए तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आप ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिससे आप थक जाते हैं। अपनी मल्टीविटामिन्स वगैरह कंटिन्यू रखें और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जिससे आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स भरेंगे। पब्लिक क्राउड जो आप जाते हैं वहाँ पर, और मास्क वगैरह का इस्तेमाल अपना ये कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपकी जब बॉडी अफेक्ट हुई है तो उसको नॉर्मल इस पर आने में कम से कम 1 मंथ इतना लग जाता है, 4 वीक 3 to 4 वीक। तो बेहतर ये है कि कोविड नेगेटिव होने के बाद भी अपना ख्याल उसी तरह रखना है जिस तरह आप पहले रखते थे। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपना ख्याल रखना है, चाहे आप वैक्सीन लगा चुके हैं, कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो है वो आप नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन आपने सोशल डिस्टेंस और जो आपकी SOPs है तमाम तर उनका ख्याल जो है वो आपने रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये भी एक सवाल उठता है जब हम कोविड के हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कस करते हैं, वो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब कोविड की अगर वेरिएंट की बात करें ना, तो उसके जो वेरिएंट होते हैं, मतलब चाइना का वेरिएंट, इंडिया का वेरिएंट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त बताया जाता है कि जो इंडिया का वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इंडिया का अगर एक वायरस भी, एक पेशेंट भी अगर पाकिस्तान में इंटर हो जाए या किसी और जगह और उसको उसकी तशख़ीस ना की जाए, वक्त पर अगर उसकी तशख़ीस ना की जाए, तो फिर वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही का बाइस बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान जो है वो हमारा वो कंट्री पाकिस्तान जिसने बहुत जल्दी कोविड से फाइट भी किया और हम रिकवर हुए और हमारा उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। तो अगर हम इसके वेरिएंट की बात करते हैं, आपके पास कोई पेशेंट आया, उसका वेरिएंट चाइना का वेरिएंट है या दूसरी कोई कंट्री US का वेरिएंट है, उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं आप लोग? क्या जो पाकिस्तान का जो वेरिएंट है, जो चाइना का वेरिएंट है, इन दोनों के वेरिएंट जो है उनके ट्रीटमेंट ही अलग होंगे और वैक्सीन भी अलग होगी? वैक्सीन तो सबकी फ़िलहाल एक सेम लग रही है, और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो वो हिस्ट्री में जब पूछा जाता है कि आपकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है या नहीं, इस वक्त तक कोई ऐसा इंडिया के जो आ रहा है कि एक वेरिएंट आया है, इंडिया के जो वेरिएंट खतरनाक था उसकी वजह जो इंडिया में जो जाहिर हुई है वहाँ पे क्राउड बहुत है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसे क्राउड बहुत है और वहाँ की जो आबादी है वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारे यहाँ फिर भी शायद ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। वहाँ पे इतनी आवाम है कि वो मुझे नहीं लगता कि फॉलो करवा सकते हैं उनको इन सब चीज़ों के SOPs को। इस वजह से वहाँ पर जो आबादी है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। तो जहाँ वेरिएंट की बात है, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मगर मसला सब है सारा वो उनकी आबादी का है, इनके SOPs का मसला है। ठीक है, तो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही कि जाहिर सी बात है कि इंडिया को तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि इक़दामात बहुत ज़रूरी होते हैं, हुकूमत के इक़दामात बहुत ज़रूरी होता है कि किस वक्त आप कौन सा इक़दाम करें। खैर, इस हवाले से कभी करेंगे डिस्कस तवील से। तो हेल्थ के हवाले से बात हो रही है तो मैं जर्नली एक सवाल भी करना चाहूँगी कि हम इम्यूनिटी के हवाले से बहुत बात करते हैं कि किस तरह से अपने आप को, अपनी जो इम्यूनिटी हमारी उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है ये इम्यूनिटी को हम हमारी जो बूस्ट कर सकते हैं उसमें तमाम चीज़ों का रद्द अमल है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आपके सराउंडिंग में जो पीपल हैं, आपकी जो मेंटली हेल्थ है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपकी अच्छी होंगी, आप अपनी मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपना आप ख्याल रख रहे हैं अपनी सेहत का, अपनी सफाई का, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अगर आप नींद अपनी अच्छी नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को लो करेंगे। ठीक है, नींद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ये तमाम लोगों को कहती हूँ कि नींद पूरी किया करें। तमाम तर बीमारियों की जो जड़ होती है वो नींद होती है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। और आज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग से टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करूंगी एक बार फिर अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। सर, हम बात कर रहे थे कोविड के हवाले से ख़ास तौर पर, तो वो सवाल जो मैंने पहले छोड़ा था, स्टार्ट में मैंने सवाल किया था कि वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली, लेकिन आजकल हमने एक नई जो है वो अफवाह सुनी, वो ये थी कि अगर आप कोविड की वैक्सीन लगा रहे हैं तो आप 2 साल में जो है वो आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। कितनी सदाकत है सर इस बात में? ये तो टोटली फेक न्यूज़ है। दूसरी बात कि किसी के साथ रिलेट करके की गई है, कोई साइंसदान का नाम दिया गया कि उसने कहा है कि 2 साल में बंदे मर जाएंगे। हाँ। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि कोई नहीं पता चल सकता किसको किस वक्त मौत आएगी। हकीकत बात है। अब आप वैक्सीन कर लें, कुछ भी कर लें, हमें नहीं पता कि कब मौत आनी है। अब ये 2 साल की वैक्सीन का पता चल अच्छा, और 2 साल का ही टाइम लिमिट देना सर, वो मुझे भी समझ नहीं आया। और ये कोई किसी को पता चले वो 2 साल में मर जाएगा और फिर वो चीज़ें फेसबुक पे सोशल मीडिया पे शेयर तो नहीं करेगा। तो ये तकरीबन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है। इस पे आई थिंक गवर्नमेंट एक्शन ले कि ये सब जो फेक न्यूज़ जो फैला रहे हैं, तो उस पर आप हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं जो उनके ऊपर एक्शन ले सकती हैं, वो लेना चाहिए। क्योंकि इससे जो हमारी पब्लिक के जो जहन में जो बातें जा रही हैं वो बहुत गलत एक ख्याल जा रहा है वैक्सीन के हवाले से और कोविड के हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, इकदाम तो उठाने चाहिए। और खैर ये तो सारी बेबुनियाद बातें होती है, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप इस तरह से जो है वो एक जो इतना ज़बरदस्त चल रही है, पूरी एक मुहिम चल रही है, उसको रोकने के लिए अच्छा बहाना है। खैर आप फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और कोविड पर तो बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह मेडिसिन अपना काम कर रही होती हैं, इसी तरह जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी बड़ा कोविड के लिए अपना काम सरअंजाम कर रहा होता है। किस तरह से फिर आप लोग थेरेपी कर रहे होते हैं, उनकी चेस्ट थेरेपी किस तरह से हो रही होती है, मैं चाहूँगी वो आप बताएं हमें। हाँ, हम बेसिकली यहाँ पर कोविड के जो हमारे पास काफ़ी सीवियर जो पेशेंट्स होते हैं, हम उन्हें यहाँ पर चेस्ट थेरेपी दे रहे होते हैं, परकशंस वगैरह दे रहे होते हैं, चेस्ट फिजियो करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कफ और स्पूडम वगैरह होता है, तो हम थ्रू आउट विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर तो हम उसे रिमूव आउट करवा रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी जनरल बॉडी पे भी काम कर रहे होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो और वो जल्द से जल्द इस चीज़ से बाहर आ सके। तो इम्यून के लिए किस तरह से आप लोग कर रहे होते हैं? इसमें हम इनको जो है वो डेली रूटीन की एक्सरसाइज वगैरह करवा रहे होते हैं, बता रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो बंदा कोविड की वजह से ऑलरेडी डिप्रेशन में होता है कि मुझे कोविड हो गया है, तो उसे बूस्ट अप करना है, उसे उस चीज़ से निकालना है, तो हम अदर एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं जिस वजह से बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हो, तो हम उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया कि बंदा मेंटली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल हेल्थ पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटल हेल्थ पर काम करें। आपके पास तो ऐसे पेशेंट आए होंगे, हम एक नॉर्मल इंसान जो कि कोविड में मुब्तला होता है उसको ट्रीट करना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई इंसान पहले से मेंटली जो है वो किसी बीमारी का शिकार है या वो मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली डिसऑर्डर है किसी किस्म का, तो उसको किस तरह से अगर कोविड हो गया तो ट्रीट करते हैं आप लोग? मेंटली ट्रीटमेंट जो है, अब अगर आपको मेडिसिन से आप ट्रीटमेंट कर लें वो तो एक अलग है। जो मेंटल हेल्थ है उसमें जो ज़्यादा आपका जो ज़्यादा जो आपको हेल्प कर सकती है, हेल्प जो है फैमिली, उसके सराउंडिंग के जो पर्सन हैं, वो अगर इसे बूस्टअप करेंगे, वो इसे हिम्मत देंगे, उसे हौसला देंगे, तो वो बहुत जल्दी कवर करेगा। हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी पर पीपल हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो फैमिली पर्पस से, वो अपने सराउंडिंग की वजह से, इस वजह से डिप्रेस होते हैं। तो बेहतर ये है कि आपके सराउंडिंग में अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिखे कि लग रहा है कि वो मेंटल इश्यूज़ में है, तो आप उसकी हेल्प करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। और अगर इसके साथ वो बीमारी में जाएगा तो उसके लिए बहुत मसला है कि वो मुमकिन है कि उस चीज़ से वापस रिकवर ना कर सके और मज़ीद डिप्रेशन में चला जाए। तो मेडिसिन के साथ साथ जहाँ इन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह उस पेशेंट के लिए फैमिली और उनके जो सराउंडिंग के जो पर्सन है जिनसे उनका डेली इंटेक रहता है, तो वो उनकी बहुत हेल्प करें। हमारे यहाँ तो एक तासुर ये होता है कि कोई बंदा जो है वो आपकी फैमिली में या कोई दोस्त आपका कोविड में मुब्तला हो गया, जाने तो दूर की बात है आप नहीं जाएं, लेकिन एक कॉल तो खुदारा कर दिया करें, बहुत ज़रूरी होता है। मैं कहती हूँ कि हम खुद जो है वो लोगों को मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो इस तरह से कि अगर उनको कोविड हो गया तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है उनकी खैरियत ही पूछ ले। कोविड मोबाइल के ज़रिए मुंतकिल नहीं होता, ये चीज़ मैं हमेशा क्लियर करती हूँ कि कोविड मोबाइल के ज़रिए दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। तो आप उस जो इंसान आपका जो प्यारा है उससे कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आइसोलेशन में होता है, बहुत ज़्यादा उस वक्त डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा सर, हमने बात की कोविड के हवाले से, लेकिन
लेकिन अगर जर्नली मैं आ जाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि हमें जो है वो हम आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, किस तरह से हम अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं ताकि हम दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे बच सकें? मतलब क्या ऐसी चीज़ें जिनको हमें अपने नाश्ते में शामिल करना चाहिए? डाइट का जहाँ तक ख्याल है, हर बीमारी के हवाले से डाइट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि आप हाइजीन का अपने साथ ख्याल रख रहे हैं तो अपनी डाइट का भी अच्छा ख्याल रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और कोशिश ये की जाए कि घर की बनी हुई चीज़ें हों, क्योंकि बाहर आपको पता नहीं कि जो बंदा बना रहा है वो कोविड पॉजिटिव भी हो सकता है दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उससे तो बेहतर ये है कि आप अपने घर में बनाएं और फ्रेश चीज़ें खाएं और फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से अपना इस्तेमाल रखें। और अगर आप डेली आप ब्रेकफास्ट की बात कर रही हैं तो एटलीस्ट कोई एक फ्रूट और वाटर इंटेक अपना बहुत अच्छा रखें। ठीक है, आप किस तरह से लोगों, वो जो आपके पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह की डाइट प्लान देती है? बेसिकली हम यहाँ पर उनको हेल्दी डाइट कहते हैं कि वो ज़्यादातर लें। नाश्ते में वो कोई भी फ्रेश जूस ले लें, या नहीं तो फिर अपने लंच टाइम में कुछ ऐसी सैलड्स वगैरह इंक्लूड कर लें कि उससे उन्हें जो है वो नुकसान ना हो। हाँ, यहाँ पर चिकन का है कि आजकल चिकन पे भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि चिकन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है उनकी हेल्थ ना। तो वो वेजिटेबल्स वगैरह को, फ्रूट्स वगैरह को छोड़ के बस जो भी चीज़ है उनको चिकन में चाहिए, तो थोड़ा इसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं या जो भी अब आ रहे हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें डॉक्टर हफ्सा ने भी बताया, डॉक्टर बिलाल ने भी बताया कि किस तरह से हमें फ्रूट्स को लेना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ये भी करूँगी इस चीज़ को कि आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भरपेट खाना खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खा रहे हैं। आपने भरपेट खाना नहीं खाना, आपने पेट को जो है वो अपना पेट समझ के खाना खाना है। और रात का खाना हो सके तो रात का खाना आप अवॉइड करके कोई फ्रेश सैलेड ले लें या कोई फ्रेश फ्रूट्स ले लें या जूस ले लें, उससे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये भी देखा जो कोविड के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो एक्सरसाइज करते रहें। लंग्स जो आपके हैं उसकी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर बिलाल, कि उनको आप जो है डायरेक्ट आप उनको मेडिसिन देते हैं या उनको सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि उनकी क्या हालत है, किस तरह से उनको बाद में मेडिसिन की ज़रूरत होनी चाहिए? मेडिसिन की ट्रीटमेंट वगैरह की बात तो अलग है। जब भी हमारे पास पेशेंट एडमिट होते हैं जो कोविड के आईसीयू वगैरह में या एचडीयू वगैरह में, तो उनकी डेली फिजियोथेरेपी चलती है। अच्छा, डेली 2 टाइम फिजियोथेरेपी होती है, एक मॉर्निंग में, एक आई थिंक इवनिंग के टाइम इनकी डेली फिजियोथेरेपी होती है। क्योंकि मेडिसिन से जहाँ तक वो बेड बाउंड होते हैं ऑलमोस्ट आईसीयू के पेशेंट, तो बेहतर उनके लिए ज़रूरी है कि जहाँ मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो वहाँ इनके लिए फिजियोथेरेपी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब उनकी ओवरऑल आप लोग मेंटल पर भी काम कर रहे होते हैं, हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं। इनकी फिजियोथेरेपी साथ में डेली रूटीन में होती है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है और ये अचानक से मेरे भी दिमाग में है, ईसा लैब में अगर मैं आती हूँ, ठीक है, अब मैंने कोविड का टेस्ट करवाना है, तो मैं इंटर हुई ईसा लैब में किसी भी ब्रांच पे, आगे आप मुझे बताएंगे किस तरह से होगा? ठीक है, तो उसके लिए हमने जो है रिसेप्शन पे आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है ले लिया, और फिर उसके लिए हमने बिल्कुल अलग साइट बनाई हुई है कि इवन हमारे पास कोई बंदा आ रहा है कोविड पॉजिटिव ना, तो वो हमारी दूसरी ही उसमें रॉ में जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई उसके पास दूसरा भी बंदा खड़ा हुआ है कि उसे दूसरा टेस्ट करवाना है, तो ये ना हो कि एक दूसरे को वो उनसे ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे लिए हमारे पास जो कोविड टेस्ट का डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं उसे अलग बना हुआ है, जो सेल है हमारे पास उसकी एंट्रेंस ही हमने अलग रखी है ईसा में। तो फिर मैंने टेस्ट करवा दिया एंड देन मुझे उसकी रिपोर्ट जो है ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी जो ईमेल के जरिए आ जाती है रिपोर्ट ना, ठीक है। तो उस पेशेंट के भी ऊपर होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेशेंट कोविड का टेस्ट करवाने आया हो लेकिन उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी नासाज हो? ऐसा हाँ कई बार हुआ है, होता भी है, लेकिन उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि इमरजेंसी की अलग होती हैं डिपार्टमेंट्स। और अगर किसी को हमें लगता है कि पेशेंट की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है या उस कंडीशन में, तो हम होम सर्विस भी देते हैं, हमारी टीम उनके घर जाके सैंपल कलेक्ट कर लेती है, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए। या दैट्स रियली अमेजिंग कि आपको जो है वो घर में ही जो है वो फैसिलिटी मिल रही है। इससे अच्छा है कि मतलब आप घर में ही रहकर जो है वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, 10 लोगों को आपने वैसे ही मुब्तला कर दिया कोविड में, आप जा रहे हैं,
जाहिर सी बात है, आप जा रहे हैं, हाथ लगाने से कोविड फैल जाता interaction नहीं है, होगा। सांस लेने से आपको कोविड फैल रहा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, यहाँ पर हमारे पास अगर कोई कोविड का पेशेंट है, ठीक है, उसे एक्सरे की जरूरत है, तो हमारे पास यहाँ पर पोर्टेबल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी मौजूद है जो ईसा वाले करते हैं। अपनी तो टीम को भेजिए। उनके जो रिजल्ट होते हैं वो उसी वक्त ही आ जी जाते हैं ना? बिल्कुल, वो बता देते हैं एक्सरे का, और अल्ट्रासाउंड में एक जरा टाइम लगता है क्योंकि फिर उसको दोबारा हमें अपने लैब में आगे चेक करना होता है। नहीं, मतलब अगर हम ये बात करें कि कोविड से हटकर अगर मैं एक लास्ट आपसे ये बात करूं कि टेस्ट करवाने के लिए कोई भी बंदा अगर आ रहा है ना, एक सही। जस्ट अगर ब्लड का टेस्ट करवाने के लिए ही आ रहा है, तो उसको जो है वो रिपोर्ट 8 घंटे में मिल जाएगी, आपने ये बताया। जी बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन अगर फॉर द इमरजेंसी में अगर हो तो उसकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो दीगर उसी वक्त मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है, ये पॉसिबल है। वर्बली मिलेगी या प्रैक्टिकली मिलेगी? नहीं, प्रैक्टिकल मिलेगी और उसको मेल भी कर दिया जाएगा। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपको उस वक्त रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि रिजल्ट आपने बहुत ज़रूरी देखने होते हैं। सर, क्योंकि आखिरी हमारे पास क्या एडिशन करना चाहेंगे जो कोविड में मुब्तला है या जिन्होंने जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, सर उनको आप एक बार बता दें। वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे, अगर वैक्सीन नहीं लगानी तो आप फेक न्यूज़ को भी ना फैलाएं और कोशिश करें कि लगाएं। पेरेंट्स का अपना ख्याल रखें कि उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, और अपने सराउंडिंग में देखें जो ऐसे पीपल हैं जिन एजड हैं और उनके पहले से बहुत सी डिजीज़ इनके हैं तो उनकी वैक्सीन करवाएं। और ये सारी फेक है कि जो 2 साल में मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये सब इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और हो सके तो पब्लिक क्राउड को अवॉइड करें, मास्क को ज़रूर लगाएं और हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। सर, जितने प्यार से आपने हमारी पब्लिक को कहा है ना, डेफिनेटली जो है ना वो ज़रूर जाएंगे तमाम तर लोग। लड़कियां तो ज़रूर सर करेंगी। यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी होस्ट सना कादिर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।